फरवरी मार्च 2024 का ये पेपर है, IGCSE का ATP का पेपर है। 1 आवर में से सॉल्व करना है, 40 मार्क्स का पेपर है और कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। वर्किंग वगैरह हमें प्रॉपरली शो करनी है। डायग्राम मेकिंग और ग्राफ मेकिंग के लिए हम HB पेंसिल इसमें यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टूडेंट डिटर्मिन्स द मास ऑफ अ मीटर रूलर बाय अ बैलेंसिंग मेथड। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है दैट द स्टूडेंट्स वांट्स टू मेजर द मास ऑफ द मीटर रूलर। और मास ऑफ द मीटर रूलर मेजर करने के बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक बैलेंसिंग मेथड को यूज करना चाह रहा है, मोमेंट्स वगैरह को यूज करना चाह रहा है। सो ही इज यूजिंग द apparatus शोन इन द फिगर। पिवट है, उसके ऊपर मीटर रूल प्लेस्ड है। ये मीटर रूल का 50 सेंटीमीटर मार्क है। अगर ये मीटर रूल यूनिफॉर्म होगा बिल्कुल, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है 50 पे यानी एग्जिस्ट करेगा। और उसने क्या किया, उसने मीटर रूल से पिवट को इस तरह रखा कि सेंटर ऑफ मास टू द राइट आ जाए। तो अब ये सेंटर ऑफ मास इस रूलर को एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक लोड रखा गया है ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करे। और फिर इस लोड के वेट की हेल्प से और इसी तरह इन डिस्टेंसेस की हेल्प से हम आगे देखेंगे कि मास को कैसे मेजर किया जा रहा है। ये वाला एंड 0 सेंटीमीटर मार्क है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मार्क होगा। ओके, द स्टूडेंट प्लेसेस अ सर्कुलर लोड। ये जो लोड हमें नजर आ रहा है, इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो ये इस तरह का एक सर्कुलर लोड है। ऑन द मीटर रूलर शोन इन फिगर 1.2, डिटरमिन द डिस्टेंस d of the center of the load from the zero end of the ruler as shown in the figure 1.2. Figure 1.2 is not to scale. Not to scale means कि आप इसमें डायरेक्ट रूलर से मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आपको ये जो रीडिंग्स शो हो रही हैं इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 26 के बाद यहाँ पे हमें शो हो रही है 26.5 और यहाँ पे हमें शो हो रही है 29.5। ये दो रीडिंग्स हमें शो हो रही हैं। ये वाली जो लाइन है ये 26 के बाद फिफ्थ लाइन है तो 26.5, और ये 30 से पहले वाली लाइन है फिफ्थ, तो ये 29.5 है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम डायमीटर की बात करें, सो इट इज स्टार्टिंग एट 26.5 एंड एंडिंग एट 29.5। अगर हमने इसका सेंटर फाइंड करना है जो कि सेंटर ऑफ द लोड होगा, तो उसके लिए हमें इन दोनों वैल्यूज को एवरेज आउट करना पड़ेगा। सो 26.5 प्लस 29.5 divided by 0, it becomes 56 divided by 2, तो आंसर 28 आ रहा है। और यहाँ पर मैं 28.0 सेंटीमीटर्स लिखूंगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये 28.0 होगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट, the student adjusts the position of the meter ruler on the pivot until the meter ruler is as near as possible to being balanced. Describe a technique for ensuring that the ruler is as near as possible to being balanced. जिस पॉइंट पे रूलर बैलेंस्ड हो जाएगा, अगर हम उससे थोड़ा सा भी उसको राइट और लेफ्ट करेंगे तो रूलर जो है ना किसी एक तरफ टिप कर जाएगा। तो इससे हम इंश्योर कर लेंगे कि हम जिस पॉइंट पे अब लेकर आ गए हैं इससे ज्यादा बैलेंसिंग उसकी पॉसिबल नहीं है। सो मैं लिख रहा हूँ कि इट वुड बी एडजस्टेड सच दैट मूविंग द रूलर a little left or right of the point would make it tip right or left। तो अगर एक पॉइंट पे बैलेंस हो गया और उससे राइट हल्का सा ये लेफ्ट करने पे वो टिप कर रहा है, तो इट मींस कि इससे ज्यादा बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है। द स्टूडेंट फाइंड्स दैट द रूलर इज एज नियर एज पॉसिबल टू बीइंग बैलेंस्ड व्हेन द पिवट इज एट 47.6 सेंटीमीटर मार्क। ये पिवट का डिस्टेंस आ गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए ऑफ द सेंटर ऑफ द लोड फ्रॉम 50 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन फिगर 1.1। यूज योर वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम पार्ट ए एंड दिस इक्वेशन that A is the difference of 50 and D। तो D जो था वो 28 आ रहा था और हमने 0 सेंटीमीटर से मार्क किया हुआ था। अब A की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हम 50 में से D की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आंसर दे देगा 22.0 सेंटीमीटर्स।
and this is the value of A. Calculate the distance B of the center of the load from the pivot as shown in the figure 1.1. Use your value of D from part A and this equation. Equation में है B is equal to position of pivot minus D. Position of pivot ये हमने हाईलाइट की थी, हमें गिवन है 47.6, इसमें से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ रहा है 19.6 सेंटीमीटर्स. ये बी की वैल्यू हो जाएगी 19.6 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट, द स्टूडेंट मूव्स द लोड so that its center is above 5 centimeter mark. अब उसने लोड को मूव किया है 5 centimeter mark and balances the meter ruler. He repeats this procedure for the load at 10 centimeter, 15, 20 centimeter mark and 25 centimeter mark. इन सारी places पे उसने लोड को प्लेस किया और फिर रूलर को बैलेंस किया by adjusting the position of the pivot. His results are shown in this table. यहाँ पे हमें पोजीशन ऑफ लोड पता चल रही है उन्हीं 5 पॉइंट्स में. उसके अगेंस्ट में ए का डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और बी का डिस्टेंस जो फिगर में शो हो रहा था वो यहाँ पे शो हो रहा है. प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ए इन सेंटीमीटर्स ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट बी इन सेंटीमीटर्स ऑन द एक्स एक्सिस. अच्छा, ये जो ब्रैकेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखा हुआ है ये अगर ना भी हो तब भी ग्राफ की नेमिंग इसी तरह होती है कि जब हम कह रहे हैं कि ए सेंटीमीटर अगेंस्ट बी सेंटीमीटर, बी इन सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वांटिटी हैज टू बी ऑन द वाई एक्सिस. अगेंस्ट के बाद जो सेकंड क्वांटिटी है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी. यूज द वैल्यूज इन टेबल 1.1. यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर एक्सिस एट ओरिजिन 0 0. तो इसके अलावा भी किसी भी पॉइंट से आप अपने ओरिजिन को स्टार्ट कर सकते हैं. ड्रॉ द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन. ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बेस्ट फिट होगी. ओके जी, ये ग्रेड हो गई 4 मार्क्स का. हमें इसको अटेम्प्ट करना है. तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम एक्सिस को लेबल करेंगे. दिस इज A in centimeters and this is B in centimeters. उसके बाद अब हमने नंबरिंग करनी है तो उसके लिए A की वैल्यू फॉर एग्जांपल देखते हैं. मिनिमम वैल्यू है 25 एंड मैक्सिमम इज 45. 1 2 3 4 बॉक्सेस हमें यहाँ पे अवेलेबल है. तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 से स्टार्ट करता हूँ. 20, 30, 40 एंड 50, इसमें सारी वैल्यूज प्लॉट हो जाएंगी. B पे आते हैं. B पे मिनिमम वैल्यू है 22.5 एंड मैक्सिमम इज 40.5. B के एक्सेस के लिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस अवेलेबल हैं. तो मैं फॉर एग्जांपल इसको भी 10 से स्टार्ट करता हूँ. 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये हमारे एक्सेस हो गए. ओके, इसके बाद अब फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं. 40.5 एंड 45. तो 40.5 जो होगा वो यहाँ होगा और इस पे हमें 45 पे प्लॉटिंग करनी है. तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा 40.5 एंड 45. यहाँ हम वाई एक्सिस पे देख सकते हैं कि 40 एंड 50 के मिड में 45 आ जाएगा. फिर उसके बाद है 35.2 एंड 40. 35 वाला पॉइंट ये होगा, 35.2 इससे थोड़ा सा आगे होगा और इसके अगेंस्ट में हमें 40 पे प्लॉट करनी है. तो तकरीबन यहाँ कहीं इसकी प्लॉटिंग हो रही होगी. नेक्स्ट हमारे पास है 31.5 एंड 35. 31.5 ये वाला पॉइंट होगा और इसके अगेंस्ट में 35 यहाँ आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करता हूँ. ये थर्ड पॉइंट प्लॉट हो गया. फिर इसके बाद 26 पे 30 है तो 26 ये रहा और 30 यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा. तो ये फोर्थ पॉइंट प्लॉट हो गया. और अब लास्ट वाला कर लेंगे 22.5 पे 25. तो 22.5 पे 25 यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा. अब इसके बाद हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है. तो उसके लिए ये करते हैं कि जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स लाइन अप हो सकते हैं वो लाइन अप करेंगे. बाकी जो पॉइंट्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए अबव एंड बिलो द लाइन. तो कुछ इस तरह से ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो सकती है. ये मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, डिटरमिन द ग्रेडियंट कैपिटल जी ऑफ द ग्राफ. शो क्लियरली ऑन द ग्राफ हाउ यू ऑब्टेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि ग्राफ के शुरू में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स में मेंशन कर देता हूँ. ये पॉइंट है 15
एंड 17। और इसी तरह एक पॉइंट हम एंड ऑफ द ग्राफ से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे। तो ये है 45 एक्स एक्सिस पे और 50 ऑन द वाई एक्सिस। तो दो पॉइंट्स ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ पे कंसिडर करने होते हैं। नेक्स्ट ये करना होता है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर देते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि रन को शो करेगी, और एक ये वर्टिकल लाइन आएगी जो कि राइज को शो करेगी। और इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। ग्रेडियंट के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आ रही है 50 और y1 की 17। सो 50 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 15। इसका मतलब है कि 33 डिवाइड हो रहा होगा 30 से। 1.1 इसका ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, ग्रेडियंट के साथ हमें यूनिट लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एक्स एक्सिस की क्वांटिटी भी सेंटीमीटर्स में है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी भी सेंटीमीटर्स में, तो सेम यूनिट्स वाली जब चीजें डिवाइड होती हैं तो फाइनली कोई उसका यूनिट नहीं बनता है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द मास कैपिटल एम ऑफ द मीटर रूलर यूजिंग दिस इक्वेशन वेयर के इज 25 ग्राम्स, गिव एन अप्रोप्रिएट यूनिट ऑल्सो। सो एम इज इक्वल टू के की वैल्यू हम 25 पुट करेंगे, जी की वैल्यू 1.1 माइनस 1 आ गई। सो 25 डिवाइडेड बाय 0.1250 grams. So mass of the ruler is exactly 250 grams. The accuracy of the result obtained by this procedure depends on the meter ruler. मीटर रूलर किस तरह का है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये सारा प्रोसीजर कितना एक्यूरेटली उसके मास को मेजर कर रहा है विदाउट अ लोड, बैलेंसिंग द पिवट एट 50 सेंटीमीटर। तो अगर सिर्फ रूलर अलोन 50 सेंटीमीटर पे मार्क पे बैलेंस हो रहा है ऑन द पिवट, तो इसका मतलब है कि मीटर रूल यूनिफॉर्म है। और फिर हम लोड वगैरह प्लेस करके जो भी मास फाइंड करेंगे उससे ये पूरा प्रोसीजर एक्यूरेट हो जाएगा। और अगर रूलर इटसेल्फ 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस नहीं हो रहा पिवट पे, तो इसका मतलब है कि उसका अपना सेंटर ऑफ मास 50 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब वो 50 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हमने ए और बी की जो वैल्यू निकाली थी, फॉर एग्जांपल हमने ए की वैल्यू में ये 50 वाला की रीडिंग यूज की थी, तो ए की ये रीडिंग भी फिर सही नहीं होगी, और उसकी वजह से जो पूरा प्रोसीजर है वो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। A student finds that this does not happen. She adds a small piece of modeling clay to one end of the meter ruler to correct it. अब किसी स्टूडेंट ने चेक किया एक मीटर रूलर को, सिर्फ कि वो 50 सेंटीमीटर पे पिवट पे प्लेस करके बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसकी फाइंडिंग ये थी कि दिस डज नॉट हैपन। फिर उसने उसको करेक्ट किस तरह किया, शी एड्स अ स्मॉल पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले। उसने देखा कि किस तरफ टिप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने पिवट लिया, हमने मीटर रूल को प्लेस किया 50 पे, और हमने देखा कि ये इस तरफ जो है ना टिप कर रहा है या रोटेट कर रहा है। तो हमने इस तरफ जो है ना कोई मॉडलिंग क्ले का पीस उसके साथ अटैच किया ताकि हम इस तरफ का मास इंक्रीज करें और यहाँ का मोमेंट इंक्रीज करके इसको बैलेंस करवा दें। तो ये उसने एक तरीका यूज किया टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। सजेस्ट इफ दिस इज अ सुटेबल चेंज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये सूटेबल चेंज नहीं है। उसकी वजह ये कि हम मीटर रूलर का मास फाइंड करना चाह रहे हैं ना, और जब हमने उसके ऊपर एक मॉडलिंग क्ले का पीस ऐड कर दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो फिर मीटर रूलर के मास को इंक्रीज कर देगा, और उससे फिर हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि नो, एज एडिंग द मॉडलिंग क्ले will increase the mass of the meter rule. So that is why it is not a good option to add a small piece of modeling clay to the meter ruler. Okay, question number 2 पे चलते हैं. A student investigates a circuit containing different combinations of three resistors. तो हमारे पास 3 resistors हैं और उसके different combinations को हमने investigate करना है. She uses circuit A as shown in figure 2.1, और इसमें हमारे पास तीनों रेजिस्टर्स सिंपली सीरीज में अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, ऑन फिगर 2.1 ड्रॉ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस पी डी वी फॉर टर्मिनल्स पी एंड क्यू। तो टर्मिनल्स पी एंड क्यू पे अगर हमने मेजर करना है वोल्टेज, तो हम सिंपली यहाँ पर पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे।
तो ये इन दोनों कनेक्शंस के पैरेलल में इस तरह से वोल्ट मीटर लग जाएगा। अभी मैंने तो ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दी है, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो इसको प्रॉपर रूलर से बनाएंगे, क्योंकि रूल ये है कि एवरी स्ट्रेट लाइन शुड बी मेड यूजिंग अ रूलर। तो अगर आप रूलर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। इसी तरह सर्कल बनाएं, ये तो चलें ऐसे ही बन जाएगा हाथ से, लेकिन अगर कहीं प्रॉपर डायग्राम में कोई सर्कल ड्रॉ करना हो तो वो कंपास से बनना चाहिए। The student measures the potential difference V for the terminals P and Q and measures the current I in the circuit. The meters are shown in figure 2.2 and 2.3. 2.2 को हम देख रहे हैं कि इसमें यूनिट वोल्ट्स की लिखी हुई है, तो ये वोल्टेज बता रहा है, और ये कैपिटल ए लिखा हुआ है तो ये एम्पेयर यानी करंट बता रहा है। ओके, इसको रीड कर लेते हैं। 3 से 4 में टोटल 10 डिविजन हैं, पहली डिवीजन पे अलाइन हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 3.1 वोल्ट्स की रीडिंग आ रही है। अच्छा, 0 से 2, 0.2, 10 डिविजन हैं, सेंट्रल डिवीजन 0.1 की होगी। अब 0 से 0.1 तक 5 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 0.1 इन 5 डिविजन, तो इसका मतलब है कि एक डिवीजन 0.02 को शो कर रही है। तो हमारा जो पॉइंटर है वो 0.1 से एक डिवीजन आगे है, तो उसके लिए हमें 0.1 में 0.02 को ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर 0.12 आ जाएगा। तो ये वाली रीडिंग 0.12 एम्पेयर्स को शो कर रही है। आपके पास सर्किट ए में वोल्टेज आ गया 3.1 और यहाँ पर आ गया 0.12। चलिए, फिर इसके बाद सर्किट बी हमें गिवन है, सर्किट सी भी गिवन है। सर्किट बी में हम देख रहे हैं कि दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कर दिया है, तो यहाँ पे दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं और एक रेजिस्टर सीरीज में है। एक और कॉम्बिनेशन उसने यूज किया और तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल कर दिया। Calculate and record in table 2.1 a resistor capital R for each circuit. Use the value of V and I in the table 2.1 and use this equation that resistance would be equal to voltage divided by current. Add units to the column headings in table 2.1 also. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये ऐड कर देते हैं। फिर सर्किट ए के लिए हमें वोल्टेज और करंट गिवन है, तो हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट कर लेंगे। 25.83 आ रहा है, जिसको हम 25.8 लिख लेंगे, सो 25.8। इसी तरह हम 2.9 को 0.22 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर 13.18 आ रहा है, जिसे हम 13.2 कर देंगे। और लास्टली 2.6 डिवाइडेड बाय 0.86, तो इससे 3.02 आ रहा है। ये हमने तीनों आंसर्स रिकॉर्ड कर दिए और तीनों आंसर्स में हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज किया है। Okay. Next, calculate a resistance RA related to circuit A using the value of capital R from circuit A and the equation that RA would be equal to R. फर्स्ट सर्किट के लिए R की वैल्यू हमारे पास 25.8 आ रही थी डिवाइडेड बाय 3, तो इससे हमें 8.60 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस RB, यूज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फ्रॉम सर्किट B एंड दिस इक्वेशन। तो सेकंड सर्किट में कैपिटल आर की वैल्यू आ रही थी 13.2, 13.2 डिवाइडेड बाय 1.5 और 8.80 ओम्स आ रहा है, सो 8.80 ओम्स। आर सी फॉर सर्किट सी इज 3 टाइम्स आर, सो 3.02, इससे हमें आंसर मिल जाएगा 9.06 ओम्स। तो यहाँ भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही सारे आंसर्स लिखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि स्टूडेंट सजेस्ट दैट आर ए, आर बी एंड आर सी शुड ऑल बी इक्वल। ये तीनों वैल्यूज है ना इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना जो तीनों रेजिस्टर्स यूज हो रहे थे आइडेंटिकल, उनमें से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो कर रहे हैं। ओके, स्टेट वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट दिस सजेशन, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वैल्यूज फ्रॉम योर रिजल्ट्स। अच्छा, अब हमारे पास जो 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें तीनों वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें और मैक्सिमम वैल्यू देखें तो हमें ये देखना होगा कि विद इन द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी कैन दे कंसिडर टू बी सेम और नॉट। तो एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ये कहती है, लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, कि आपके पास अगर दो वैल्यूज का चेंज 10% है, सो दे कुड बी कंसिडर्ड एज सेम वैल्यूज विद इन 10%। तो अगर मैं 8.60 और 9.06 इसका अगर चेंज निकालूं पहले और उसको डिवाइड कर दूं 8.60 से, 0.46 का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय
8.60, so it is 0.053, और अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो इट इज 5.3% ओनली। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोएस्ट वैल्यू और मिडिल वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो तो इससे भी कम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिंस देयर चेंज इज विद इन 10%, तो ऑल दीज वैल्यूज कुड बी कंसिडर्ड एज सेम वैल्यूज। तो मैं स्टेटमेंट में आंसर लिखूंगा कि यस, दे आर इक्वल, और उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि द डिफरेंस इन द स्मॉलेस्ट एंड द largest value is within the limits of experimental accuracy of 10%. That is 5.3%. तो इस वजह से हम इनको सेम कंसिडर कर रहे हैं. A student investigates the resistors in circuit A using a variable resistor to change the current in the circuit. In the space below, draw the symbol for a variable resistor. तो इसका सिंबल बिल्कुल रेजिस्टर की तरह बनेगा और हम एक एरो से चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को शो कर देंगे. The last part suggests one advantage of using a variable resistor to change the current in the circuit. तो वेरिएबल रेजिस्टर में फायदा ये होता है कि हम करंट की कोई सी भी वैल्यू पे वेरिएबल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को सेट कर लेते हैं और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास कर देते हैं. सो इट इज इजी टू सेट द करंट एट एनी selected value. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A student determines the focal length of a converging lens by two methods. तो determination of focal length of a converging lens. Okay. Apparatus हम देख सकते हैं. The student sets up the apparatus as shown in the figure. वही standard apparatus है. एक लैम्प है, उसके आगे illuminated object है, लेंस है, और फिर एक plain white screen है on a bench. Distance between the object and the lens is small u, and distance between the screen or the image and the lens is, यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन पे इसको V1 लिखा हुआ है. The student sets up the apparatus as shown in the figure. State one precaution that must be taken when setting up the apparatus to ensure accurate measurements. तो इसके लिए हमें इनको लेवल रखना होगा. तो मैं लिख रहा हूँ the lamp object and the lens should be at the same height. अगर ये हाइट सेम नहीं होगी तो हमें फुल इमेज नहीं मिलेगी, या तो पार्शियल मिलेगी या उससे ब्लर्ड इमेज मिलेगी. The student sets the distance u between the illuminated object and the lens to 20 centimeter. तो इनिशियली उसने ये एक डिस्टेंस सेट किया है 20 centimeter. He places the screen near the lens and moves the screen until a sharp image of the illuminated object is seen on the screen. जैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है स्टैंडर्ड, उसी तरह से वो परफॉर्म कर रहा है. Describe a technique for obtaining an image that is as sharp as possible. तो शार्पनेस के लिए हम स्क्रीन को मूव करते हैं. मूव द स्क्रीन slowly back and forth and observe where the sharpest image is obtained. तो जहां भी सबसे ज्यादा शार्प इमेज ऑब्टेन्ड होगी उसको उस पॉइंट से आगे पीछे मूव करके आइडिया हो जाएगा. मेजर V1 द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑन द स्क्रीन ऑन फिगर 3.1. अच्छा, अब इसकी मेजरमेंट के लिए हम रूलर यूज करते हैं और रूलर से इस मेजरमेंट को हम मेजर कर लेंगे. एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा. तो मेजरमेंट यहाँ पर आ रही है 8.0 सेंटीमीटर्स. स्केल को प्रॉपरली अलाइन करके अच्छी तरह इस मेजरमेंट को लेके एग्जाम में लिखना होता है. फिगर 3.1 इज ड्रॉन टू 1/10 स्केल. 1/10 मीन्स कि जो फिगर पे 1 है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर है, वो एक्चुअल में 10 है. Calculate capital V1, the actual distance from the lens to the screen. So the actual distance would be the distance observed multiplied by the 10. तो इसका मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस असल में 80 सेंटीमीटर्स है. यूनिट ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो लास्ट पार्ट में भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेंशन्ड है.
The shapes of the illuminated object and the image seen on the screen are shown full size in figure 3.2 and 3.3. Measure HO, the height of the illuminated object as shown in the figure, and then measure HI, height of the image on the screen as shown in the figure. ये दोनों काम भी हम स्केल से ही करेंगे। तो रूलर से हम इस हाइट को मेजर करेंगे पहले, और इसी तरह से ये वाली हाइट भी रूलर से मेजर कर लेंगे। तो पहली वाली हाइट आ रही है 1.2 यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है सेंटीमीटर्स, और दूसरी वाली हाइट आ रही है 4.8 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ कैपिटल M फॉर द मैग्निफिकेशन यूजिंग दिस इक्वेशन। सो M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज 4.8 divided by height of the object. तो इसका आंसर 4 आ रहा है. So magnification is 4 times. Calculate a value of f1 for the focal length of the lens. Use your values from B part 3 and C part 2, B part 2 and C part 2, and the equation. So f1 is capital V1. इसका आंसर 80 आ रहा था. Magnification 4 plus 1. So it is 80 divided by 5, which is 16.0 centimeters. So the focal length of the lens is 16.0 centimeters. Describe one difficulty that is experienced when using a ruler to measure the height of the image in the experiment. Suggest an improvement to apparatus to overcome this. तो height of the image को measure करने में जो difficulty होगी वो ये कि the ruler gets in the way of light, तो उससे image formation में मसला होगा. Improvement क्या है कि हम यूज कर सकते हैं a translucent screen और बैक ऑफ द स्क्रीन से उसको मेजर करें, या ट्रेसिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं एंड मेजर HI फ्रॉम बैक ऑफ द स्क्रीन. Okay, the student adjusts the position of the lens so that U is equal to 40 centimeters. अब उसने लेंस की पोजीशन को चेंज किया and obtains a new value of capital V2 for the distance between the lens and the screen. और वो जो new value है यहाँ पे mentioned है. Calculate a second value of f2 for the focal length of the lens using this equation. So f2 is equal to U की value हमने देखा कि उसने 40 सेट की है. अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे. कैपिटल V2 is 25.1, then 40 plus 25.1, दोनों का सम डिनोमिनेटर में होगा. तो इसका आंसर आ रहा है 15.42, और से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको 15.4 सेंटीमीटर्स लिखेंगे. लास्ट पार्ट सजेस्ट विच वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड और f2 माइट बी मोर एक्यूरेट एंड एक्सप्लेन योर आंसर. अच्छा, आप देखें ये जो f2 है इसमें मैग्निफिकेशन यूज नहीं हुई है, बल्कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस उसको यूज किया है. f1 को अगर हम देखें तो f1 में यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू यूज हुई है, और मैग्निफिकेशन जो है ना वो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट से फाइंड की गई है, और इसमें जो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट है वो स्मॉलर लेंस है. खासतौर पे ऑब्जेक्ट की लेंथ तो बहुत स्मॉलर है. इसके कंपैरिजन में f2 जिन लेंथ से फाइंड किया गया वो काफी बड़ी लेंस है. तो जब भी हम लार्जर लेंस मेजर करते हैं तो उसके अंदर एरर के चांसेस कम होते हैं और वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं. इस वजह से f2 की वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी. तो मैं लिख रहा हूँ कि f2 इज more accurate as f1 was calculated using smaller measurements. और smaller measurements में error के chances ज़्यादा होते हैं. 4 प्लानिंग का क्वेश्चन है, इसको हम जरा गौर से देखेंगे अच्छी तरह. इससे असल में दोबारा से एक दफ़ा वो प्रैक्टिस रिवाइज हो जाएगी जिससे हम प्लानिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. ओके, स्टेटमेंट है, a student investigates the effect of insulation on the cooling of a liquid. तो इंसुलेशन की वजह से कूलिंग ऑफ अ लिक्विड पे क्या इफेक्ट आएगा. प्लान एन एक्सपेरिमेंट विच विल एनेबल हर टू इन्वेस्टिगेट हाउ changing the thickness of insulation surrounding a beaker affects the rate of cooling of hot water in the beaker. तो स्टेटमेंट सिंपल है कि हम इंसुलेशन की थिकनेस को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल इंक्रीज करेंगे, और ये थिकनेस, ये जो इंसुलेशन है ये बीकर के अराउंड रैप हुई भी होगी फॉर एग्जांपल, तो उसको इंक्रीज करने से हॉट वाटर जो बीकर में प्रेजेंट है उसके रेट ऑफ कूलिंग पे क्या अफेक्ट आएगा. इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं. सिंस रेट का वर्ड यूज हुआ है तो हमें
टाइम चाहिए होगा, और साथ साथ हमें चेंज इन टेम्परेचर चाहिए होगा या डिक्रीज इन टेम्परेचर चाहिए होगा। तो अगर मैं सिंबल्स में लिखूं, सो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी, या मैं डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द टाइम इसको लिख सकता हूँ। द apparatus available includes a glass beaker, a supply of hot water, a lid to fit the beaker, and finally strips of insulation which can be cut to size. In your plan, list any additional apparatus needed. तो एडिशनल apparatus में पहली बात तो ये कि थिकनेस ऑफ इंसुलेशन को मेजर करने की किसी चीज को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर हमें मेजर करना है, तो टेम्परेचर मेजर करने का कोई apparatus नहीं है। और नंबर 3, टाइम हमें मेजर करना है, उसको मेजर करने का कोई apparatus यहाँ पर नहीं है। तो मैं सबसे पहले apparatus मेंशन कर देता हूँ कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1, थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। नंबर 2, हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी फॉर मेजरिंग द टाइम। एंड थिकनेस को मेजर करने के लिए हमें मीटर रूल की ज़रूरत होगी, जिससे हम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन को मेजर करेंगे। नेक्स्ट, explain briefly how to do the experiment, including the measurements to take so that the rate of cooling can be determined. तो मेथड बता देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि a fixed volume of hot water will be taken in the beaker and lid will be placed on the beaker such that, तो मैं लिख देता हूं कि such that thermometer is immersed in the water to measure the change in temperature against a specific time period. और ये हम फॉर एग्जांपल सेट कर सकते हैं 180 सेकेंड्स और 300 सेकेंड्स, जो भी हम टाइम सेट करना चाहें। अच्छा, मेजर द थिकनेस ऑफ द insulation strip and wrap it around the beaker. Then measure the change in temperature to calculate the rate of change. For accuracy, take 5 values and use same hot water, use same quantity of hot water and take the average. इससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो और इंक्रीज हो जाएगी। Then change the thickness of the strip and repeat the procedure for at least 5 different thicknesses of the strip. तो ये हमारा मेथड होगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट। तो की वेरिएबल्स में एटलीस्ट 2 तो लिखने ही चाहिए नॉर्मली। तो एक हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, नंबर 2 इनिशियल
टेम्परेचर ऑफ वाटर, एंड नंबर 3 रूम टेम्परेचर। वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो भी रेट ऑफ कूलिंग को अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ अ टेबल और टेबल्स विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ टू डिस्प्ले द रीडिंग्स। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन के लिए हम सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेंशन कर देते हैं। तो हम जो है ना थिकनेस मेजर कर रहे हैं वो हम सेंटीमीटर्स में लेंगे। नंबर 2, हम इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हम फाइनल टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, और इससे फिर हम चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, और साथ साथ हमने टाइम इंटरवल रखा हुआ है। अच्छा, इसकी जो मेजरमेंट होगी वो डिग्री सेंटीग्रेड में होगी, डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो इन डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम इन सेकेंड्स। लास्टली हम ये भी कर सकते हैं कि हम टेबल में ही रेट ऑफ कूलिंग शो कर दें। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेल्टा थीटा को डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, तो डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड्स हमारे पास आंसर इसका आ रहा होगा। और ये जो प्रोसीजर है ये हम 5 डिफरेंट थिकनेसेस के लिए परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, लास्ट हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ, सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखेंगे, वो है रेट ऑफ कूलिंग, जिसे हमने अपने टेबल में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से शो किया हुआ है, अगेंस्ट थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स, एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ हाउ दे आर रिलेटेड। तो इस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। इस तरह से जो ना प्लानिंग क्वेश्चन को जरा आराम आराम से पढ़ के अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड करना चाहिए, और सोच के चीज़ों को पीसेस के अंदर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके प्लान करके अपने जहन में कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, फिर उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना होता है। तो मैथ जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होते हैं या आंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो तो ऑलमोस्ट यही वाले होते हैं हर जगह पे। बस ऊपर जो सिनेरियो गिवन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा होता है, तो उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए पहले, और फिर उसके बाद अपने जहन में प्लान करके एक एक पॉइंट को आंसर करके आगे चलना चाहिए।